हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफिकल मेथड। एल्जेब्रिक मेथड हम सारे खत्म कर चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस से इस ईयर हट चुका है, तो जो बचा हुआ मेथड है वो सिर्फ एक ग्राफिकल मेथड है। उसके बाद ये यूनिट हमारी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में। और ग्राफिकल मेथड पढ़ने के पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। 3 केसेस बनते हैं। अब इन 3 केसेस को अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस दी हैं तो कैसे निकालते हैं वो थोड़ा देखते हैं। 2 इक्वेशंस दी हैं, मान लेते हैं मेरे पास 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये 2 इक्वेशंस दी हैं मुझको। अब इन 2 इक्वेशंस के अंदर ये मेरे x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट c, फिर x का सेकंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इनके रेशियोज से हम देख के पता लगा सकते हैं। अगर 2 इक्वेशंस आपको दी हो तो आप उनका रेशियो उनका निकाल के आप बता सकते हो कि इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होने वाला है, मतलब इन केस में सॉल्यूशन क्या होगा। तो उसके भी हमने 3 केस देखे थे। पहला केस हमने जो देखा था वो ये वाला था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये वाला था फर्स्ट केस। अगर ऐसा है मतलब इनका रेशियोज निकाला हमने इनके कोएफिशिएंट्स का, और अगर ये नहीं इक्वल आए तो इस केस में जो हो रहा था हमारे पास क्या मिल रहा था, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, अगर ग्राफ की लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। मतलब जो हमारी लाइंस बनेगी, मतलब पहली वाली इक्वेशन को यूज करके हमने एक सॉल्यूशन, एक लाइन ड्रॉ करी, दूसरी वाली इक्वेशन को यूज करके हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करी, और अगर रेशियोज इक्वल नहीं आएंगे तो हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, जो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा x, y, यही होगा हमारा सॉल्यूशन। और इस केस में जो लाइंस बनती हैं हम उनको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हम रेशियो चेक करके बता सकते हैं। सेकेंड वाला केस जो था, इसमें जो सेकेंड केस है वो यही रहेगा कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 है बट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, उस केस में क्या रहने वाला होता था, नो सॉल्यूशन। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन का मतलब ग्राफ के केस में क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। मतलब इन इक्वेशंस का यूज करके अगर हम इनकी लाइंस ड्रॉ भी कर लेते हैं तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस। देखो, सॉल्यूशन तब मिलेगा जब दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो उनके बीच पैरेलल लाइंस हैं, तो ना इंटरसेक्ट करेंगी ना कोई सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो इस केस में इसलिए हम उसको बोल देते हैं नो सॉल्यूशन। तो अगर रेशियो अगर ऐसा होने वाला है तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना, जब आप उस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको लाइंस कैसी मिलेंगी, हमेशा पैरेलल लाइंस। तीसरी कंडीशन और देखी थी, तीसरी कंडीशन पर भी हमने बात करी थी। अब एक कंडीशन और बच गई है। अब अगर रेशियोज तीनों आपस में इक्वल हो जाएं, पहले वाले केस में ए और बी इक्वल नहीं आ रहे थे, दूसरे वाले केस में 2 इक्वल आए बट सी वाला इक्वल नहीं आए, बट जो तीसरा वाला केस है c1/c2 वो भी इक्वल हो जाए, तीनों आपस में अगर इक्वल हो जाते हैं तो इस केस में क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या रहेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसका क्या मतलब हो गया, लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। मतलब आपने पहला वाला देखो, रेशियोज इक्वल आ रहे हैं ना, रेशियो इक्वल आने का क्या मतलब है, कोएफिशिएंट सेम होंगे। इसका क्या मतलब है, आपने एक का यूज करके लाइन ड्रॉ करी, जब दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो उसको जस्ट ओवरलैप करते हुए जाएगी, उसके जस्ट ऊपर से निकलेगी। और अगर एक लाइन दूसरी लाइन को पूरी तरह से उसके ऊपर से ओवरलैप करते हुए जा रही है, मतलब एक लाइन हर एक पॉइंट पे दूसरी लाइन से टच हो रही है, ऑब्वियसली एक उसके ऊपर से ओवरलैप कर रही है तो हर पॉइंट पे टच हो रही है। इस वजह से हम बोलते हैं कि इस केस में हमें क्या मिलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इस तरह के केस में क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस कहलाएंगी ये हमारी। तो ये 3 केस थे, जो तीनों केस आपको याद रखने पड़ेंगे। ग्राफ के केस में भी ये बहुत काम आएगा आपको, और अगर आप एल्जेब्रिक मेथड यूज करते हैं तो भी आपको बहुत काम आएगा। ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ये सारे केस मैंने आपको बता दिए कि ये सारे केस बनेंगे इसके अंदर। और अब एक चीज और बतानी है,
दो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, एक है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, दूसरा वर्ड होगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करने पे सॉल्यूशन मिल रहा है तो चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो, चाहे एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, चाहे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो, इक्वेशंस का अगर सॉल्यूशन बन रहा है तो वो जो उसका सॉल्यूशन कहलाता है वो कहलाता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो देखो या यूनिक सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है। अगर ऐसा केस होगा तो ये वाला भी क्या कहलाएगा हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सिमिलरली इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, सॉल्यूशन तो दे रहा है ना, तो जो भी इक्वेशन हमें सॉल्यूशन देती है वो क्या कहलाती है कंसिस्टेंट, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसको बोलेंगे अपन इनकंसिस्टेंट। हालांकि ये जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला केस होगा कंसिस्टेंट तो रहेगा, बट ये क्या कहलाता है डिपेंडेंट। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये टेबल आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, इसको याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है आपके ग्राफिकल मेथड्स में भी, एल्जेब्रिक मेथड्स में भी, दोनों में ये काम आएगा। तो इसको करने के बाद अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और ग्राफिकल मेथड के हम सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकलेंगे। चलिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 है तो हम वही करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो ग्राफ का यूज करके इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। इक्वेशन बनाना अपन वर्ड प्रॉब्लम्स की सीख चुके हैं, सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है। और 9th क्लास में भी आप लोग ग्राफ प्लॉटिंग सीख चुके होंगे, किस तरह से कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, किस तरह से उसको ग्राफ में पुट करते हैं। चलिए देखते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, टोटल 10 स्टूडेंट्स है जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। बॉयज और गर्ल्स निकालने हैं, तो जो अभी तक हम करते आए हैं, गर्ल्स और बॉयज को निकालना है तो उनको हम एक्स और वाई मान लेते हैं। जो चीज पूछी जाती है उसको अपन एक्स और वाई। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो मैंने एक्स और वाई मान लिया उनको। अब क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया था 10 स्टूडेंट्स, मतलब गर्ल्स और बॉयज मिला के टोटल 10 स्टूडेंट्स थे। तो पहली इक्वेशन जो है हमें यहीं से मिल गई कि टोटल 10 स्टूडेंट्स थे, मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था 10 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, दूसरी कंडीशन दी है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, वाई मानी मैंने। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज का मतलब इक्वल्स टू, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जितने नंबर ऑफ बॉयज हैं उससे कितना 4 ज्यादा। तो ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। और अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, इतना ही बहुत है वैसे, चलेगा। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसका यूज करके हमें ग्राफ प्लॉट करना है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले तो हम चेक कर लेंगे कि इसका सॉल्यूशन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। तो उसके लिए इसके कोएफिशिएंट्स निकालेंगे। तो देखो इसको उधर कर लेते हैं, तो अगर इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, -x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 4 दे देगा मुझको। इनके कोएफिशिएंट्स की वैल्यू चेक करते हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, तो 1/-1। b क्या है 1/1, ये आ रहा है 1/1, तो ये ऑब्वियसली इक्वल नहीं है क्योंकि इधर पे माइनस लग रहा है, मतलब कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, मतलब इस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा मुझको। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। कोऑर्डिनेट्स मुझे मिलेंगे इक्वेशन की हेल्प से। 3 पॉइंट या मिनिमम 2 पॉइंट आपको चाहिए होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए होते हैं जिसके थ्रू आप एक लाइन ड्रॉ कर सके। तो हम 2 ही निकालेंगे, 3 पॉइंट्स की हमें जरूरत नहीं है।
देखो पहले ये वाली इक्वेशन है, इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने टेबल ड्रॉ कर ली, ये आ गया मेरा x, ये आ गया मेरा y, और 2 पॉइंट से मेरा काम बन जाएगा। x की जगह अगर मैं 0 रखता हूं, देखो x की जगह मैंने 0 रखा तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझको 10। सिमिलरली जब y की जगह 0 रखूंगा तो x की जगह मुझको क्या मिल जाएगा 10। इसी तरह से मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूं, जरूरी नहीं है आप 0 रखो, आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, पर जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करोगे उसके रिस्पेक्ट में आपकी y की वैल्यू भी चेंज होगी। जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो y ऑटोमेटिकली 10 आ गया। अगर मैं x की जगह 1 रख देता तो y मुझे 9 मिल जाता। वहां से भी आप बना सकते हो। आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स निकाल सकते हो एक इक्वेशन का यूज करके। तो मेरे 2 कोऑर्डिनेट्स मैंने यहां निकाल लिए, जो सिंपल फॉर्म में था मैंने वो यूज करा है, आप कुछ और भी यूज कर सकते हो। तो क्या है मेरे पॉइंट्स, पहला वाला आया 0,10, x 0 y 10, तो एब्सिसा ऑर्डिनेट और एब्सिसा ऑर्डिनेट मैंने यहां पे लिखा है। दूसरा वाला जो पॉइंट आया मेरा, मतलब मैंने इसको a बोल दिया, और जो दूसरा पॉइंट है मेरा वो क्या है 10,0, 10,0 आ गया दूसरा वाला पॉइंट। सिमिलरली सेम तरीका यूज करके मैं इसकी इक्वेशन निकाल लूंगा। अब इसके लिए भी मुझे वापस से टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। तो ये बनाई मैंने सेकंड वाले के लिए टेबल। 3 पॉइंट्स भी हम निकाल सकते हैं, पर हम 2 से ही जब लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो तीसरा निकालने की जरूरत ही क्या है। देखो फिर से x की जगह क्या रख रहा हूं 0। जब x की जगह 0 रखा तो y कितना हो गया 4 हो गया। अब जब मैंने y की जगह 0 रखा, y 0 रखूंगा तो माइनस एक्स इक्वल टू 4 मिलेगा। तो मतलब x इक्वल टू कितना मिल जाएगा -4। इसके भी कोऑर्डिनेट्स आ गए a b, इसके कोऑर्डिनेट्स को बोल दूंगा, एक को c नाम दे दिया। 0,4 आया पहला कोऑर्डिनेट, और जो d दूसरा आया वो आया -4,0। तो ऐसे मुझे पॉइंट्स मिल गए हैं। टोटल 4 पॉइंट्स हैं। अब मुझे ड्रॉ करना है ग्राफ, तो अब मैं ड्रॉ कर लेता हूं एक ग्राफ। चलिए पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैं लाइन लेंथ लूंगा, कितनी जा रही है, y एक्सिस मेरा 10 तक जा रहा है, x एक्सिस मेरा 10 तक जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव साइड मुझे सिर्फ x एक्सिस को -4 तक लेके जाना है, y मेरा नेगेटिव में नहीं है। अभी आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो बहुत अच्छे से ड्रॉ होगा। यहां अपन थोड़ा ऐसे ही देख लेते हैं। 10 तक लेके जाना है तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा 10। x एक्सेस पे कहाँ तक -4 तक जाना है, -1 -2 -3, ये रहा -4, यहाँ पे -1, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये होगी मेरे x y y डैश x, ये हो गया मेरा x डैश, ये हो गया मेरा 0, यहाँ हो गया -1 -1 -2 -3 -4। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक आ गया। तो चलो ये बन गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। अब इसके ऊपर हमें कोऑर्डिनेट्स बनाने। तो पहला क्या है 0,10, 0,10 x 0 y 10, क्या होगा x 0 y 10। तो ये रहा मेरा पहला पॉइंट जो मुझको यहां मिलेगा। इस पॉइंट को मैं मार्क कर लेता हूं। ये मिल गया मुझको मेरा पहला पॉइंट, ठीक है। कितना है 0,10, तो इसको नाम दे दिया मैंने a और यहां पे लिख दूंगा 0,10। दूसरा कितना है 10,0, ये रहा मेरा 10,0, x 10 y 0, ये रहा मेरा 10,0, इसको नाम दे दिया b, ये आया 10,0। अब इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो पहली वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगी। ये मेरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, टेढ़ी बन गई। ये कुछ ऐसी होती हुई जाएगी। तो ये हो गया मेरा पहले वाले का। सिमिलरली मैं दूसरे वाले का बनाऊंगा। दूसरा है 0,4 और -4,0। तो 0,4 जो पॉइंट हो गया वो तो ये हो गया।
इसको नाम दे दिया मैंने C, 0,4 मेरा पॉइंट हो गया, और D है -4,0, ये रहा मेरा D -4,0। अब इन दोनों को भी मैं सिमिलरली सेम तरीके से ज्वाइन कर दूंगा। तो जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो ये मेरी लाइन कुछ ऐसी होती हुई जा रही है और ये यहाँ से ऐसी निकल जाएगी। आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे, स्केल का यूज करके बनाएंगे तो बहुत ही सही लाइन बनेगी। ठीक है, लाइन के ऊपर जो उसकी इक्वेशन है वो लिख दूंगा, जैसे पहले वाली की मेरी इक्वेशन है x + y = 10, x + y = 10 इसकी इक्वेशन हो गई। और दूसरी वाली जो लाइन है उसकी क्या इक्वेशन है, y = x + 4, y = x + 4, ये उसकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना वो है मेरा सॉल्यूशन। ये कुछ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग यहां पे जो आ रहा है, देखो ये आ रहा है 4,7। अच्छा 4,7 नहीं हो सकता, 4,7 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं, 10 है। 7 + 4 करूंगा तो 10, तो ये कुछ 3 होगा आई थिंक, ये ऐसे जाएगा। तो ये 3,7 जरूर हो सकता है, 4,7 तो नहीं हो सकता। अपन इसको 3,7 मान लेते हैं। ये 4 से एक्चुअल में होके जा रहा है, तो अगर मैं लाइन थोड़ी स्ट्रेट बनाता तो 3 से होके जाता, तो 3,7। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने थे मेरे पास, 10 थे। 7 + 3 करोगे तो ही 10 हो पाएगा, 7 + 4 कर दोगे तो वो 11 हो जाएगा। तो आप इसको स्केल वगैरह से बना के देखना ग्राफ पे, तो सही से प्लॉट हो जाएगा। बाकी इक्वेशन सही रहेंगी, कोऑर्डिनेट्स आप ये रख के देख लेना, आपका आंसर सेम निकल के आएगा। कोऑर्डिनेट्स एक बार चेक कर लेना। तो इस तरह से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ये था पहला वाला पार्ट इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन मिलके, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप ग्राफ का यूज करके निकालना, अच्छे से आ जाएगा आपको सॉल्यूशन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करने का कह रहा है वो, तो वही करूंगा जो मैं करता हूं। जो चीज मुझे उसने फाइंड करने को बोली है मैं उसी को वेरिएबल मान लूंगा। लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल एंड अ पेन बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक पेंसिल की कॉस्ट हो गई x, एक पेन की कॉस्ट हो गई y। अब मैंने कितनी पेंसिल खरीदी, 5। एक की कॉस्ट x है तो 5 की कितनी हो जाएंगी, 5x। पेन कितने खरीदे, 7। एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7y। और टोटल कितना कॉस्ट हुई मुझे, 50 रुपीज। तो ये दोनों खरीदने पे टोटल मुझे कितनी कॉस्ट पड़ी, 50 कॉस्ट पड़ी। सिमिलरली सेकंड मैंने काम करा है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन। 7 पेंसिल्स मतलब 7x, 5 पेन मतलब 5y, और इनकी कॉस्ट कितनी पड़ी, टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। तो ये पड़ा मुझे 46 का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। ग्राफ का तरीका आपको आता होगा, नहीं तो इससे देख लेना। लाइन स्ट्रेट बनती तो आंसर सही आता, आप लोग निकालना, आपका सही आंसर आएगा एकदम। कोऑर्डिनेट्स आप यही रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है कोऑर्डिनेट्स ही रखने में, या फिर आपको अपनी मर्जी से दूसरे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आप वो भी रख सकते हो। अब हम कोऑर्डिनेट्स इसके निकाल लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन है तो इस इक्वेशन का यूज करके इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। पहले हम ये पहली वाली इक्वेशन का यूज करते हैं। देखो ये बनाया मैंने टेबल, मैं 2 पॉइंट से निकालूंगा, 2 से मेरा काम हो जाता है, 3 की जरूरत नहीं है। ये रखा x, ये रखा y। अभी देखो मैं x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि मुझे, अगर मैं x 0 रखना चाहूं तो रख सकता हूं। अगर मैं इस केस में x 0 रख दूंगा तो y क्या हो जाएगा, 7y = 50। देखो 7y = 50 बचेगा और y = कितना हो जाएगा, 50/7। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना दिक्कत वाली बात हो जाएगी, तो मैं वैल्यू कुछ ऐसी रखूं जिससे मेरी दूसरी वैल्यू सारी के सारी, मतलब पॉइंट्स में मेरे पास वैल्यूज ना आए, एग्जैक्ट मुझे वैल्यू मिल जाए। होल नंबर या नेचुरल नंबर के फॉर्म में मुझे वैल्यूज मिल जाएं, पॉइंट्स में नहीं आए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वैल्यू कुछ ऐसी जो इससे डिवाइड हो जाए। अब इससे डिवाइड होने के लिए मैं क्या रख सकता हूं, देखो ये अगर मैं इसमें माइनस करूं, अगर x की वैल्यू 1 भी रखता हूं तो ये माइनस करूंगा तो 45 होगा, तो ऑब्वियसली वो भी कोई काम का नहीं होगा, 40 भी होगा, 30 भी होगा।
तो इसमें तो ऐसा कुछ केस बन नहीं रहा। अब ठीक है, 0 रख के देख लो, 0 रख दो। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की कितनी आ जाएगी, 50/7। अब ये 50/7 अप्रोक्सीमेटली किसकी इक्वल होता है, 50/7 कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा, 0.1 7.1 समथिंग इसका अप्रॉक्स होगा, जो आपको ग्राफ पे लगा देना आप, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आपका आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली इस बार मैं y को 0 रख देता हूं। सेकंड केस में जब y को 0 रखूंगा तो 7 × 0 ये पूरा 0, 5x इक्वल टू हो जाएगा 50, तो x इक्वल टू आ जाएगा 10 सेकंड वाले केस में। तो ये इसके ग्राफ हो गया। अब इस वाले की बात करते हैं, इसमें पुटिंग करते हैं, यहां पे रख लेते हैं इसको। आप जो वैल्यू चाहे रख सकते हो, आपको उसमें कोई बैरियर नहीं है। आप जो भी वैल्यू रखोगे बस कैलकुलेशन सही करना ताकि आपके कोऑर्डिनेट सही बने। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या है वो लिख लेते हैं। ए आया मेरा 0,50/7 7.1 और बी आया है मेरा 10,0। तो ये हो गए मेरे इसके कोऑर्डिनेट्स। अब इस वाले को देखो, इस वाले में भी मैं वही काम कर लेता हूं, x रख लेता हूं 0। जब x 0 रखूंगा तो y कितना हो जाएगा, 46/5। और 46/5 जो है किसके सिमिलर होता है, 46/5 अप्रोक्सीमेटली किसकी इक्वल हो जाएगा, 9 × 45 और 1 आएगा, 2 × 10, 9.2। तो ये कितना 46.5 कितना हो जाएगा, एक्चुअल में इक्वल ही आएगा, वो 9.2 की इक्वल हो जाएगा, मतलब कि ये कितना है 9.2। अब मैं जब इसके केस में रखूंगा तो मैं y 0 कर देता हूं। सेकंड वाले केस में मैंने y 0 किया, अब y 0 करा तो 46/7 हो जाएगा। और 46/7 वैसे ही आप कैलकुलेट करके निकाल लेना कितना आएगा। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स होगा इसके भी, और इनका यूज करके आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ग्राफ प्लॉट करके सॉल्यूशन निकालोगे। अच्छा, इसमें हमने चेक नहीं किया ना सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं, मिलेगा सॉल्यूशन। देखो अगर हम रेशो भी देखें कि इसका सॉल्यूशन बन रहा है कि नहीं, तो a1/a2 क्या होगा, 5/7, b1/b2 क्या है 7/5 और c1/c2 क्या है -50/-46। और ये तीनों ही आपस में एक दूसरे की इक्वल नहीं, मतलब यूनिक सॉल्यूशन इसका मिलेगा। कोऑर्डिनेट्स रखना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है, निकालना है, एक वैल्यू मिलेगी तो कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ पेंसिल मुझे दोनों मिल जाएंगी। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्राफ में प्लॉट नहीं कर रहा क्योंकि वो गलत बन रहा है बार बार। मैं लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं तो एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है क्योंकि व्हाइट बोर्ड है। आप ग्राफ पे इसको प्लॉट करना, आपकी एग्जाम एक्यूरेसी के साथ आपके पॉइंट्स मिलेंगे, बट उसके लिए कोऑर्डिनेट्स सही होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इक्वेशंस यही रहेंगी जो लिखी हुई हैं, इक्वेशंस यही रहने वाली हैं। इसमें आपकी पुटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। On comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। मुझे तीन इक्वेशंस अलग अलग दी हैं, तीन पार्ट्स में क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, मुझे इसमें ये बताना है कि इसमें मेरे पास सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, पैरेलल लाइंस आ रही हैं कि कोइंसिडेंट लाइंस आ रही हैं। उसके लिए मैं रेशियो की पहले बात कर चुका हूं, तो उसी को हम कंपेयर करके निकाल लेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, और उसकी जो पहली इक्वेशन लिखी है 5x - 4y + 8 = 0, 5x - 4y + 8 = 0। सेकेंड लिखी है 7x + 6y - 9, 7x + 6y - 9 = 0। ये दूसरी इक्वेशन है। अब मुझे इस इक्वेशन को चेक करके बताना है कि इसमें मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, मतलब पैरेलल लाइंस आ रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं कि कोइंसिडेंट लाइंस आ रही हैं। तरीका मैं बता चुका हूं आपको रेशियोज चेक करना पड़ेंगे। तो रेशियोज हम चेक करते हैं। पहले देखते हैं a1/a2, तो 5/7 हो गया। अब b1/b2, b1 कितना है -4 है और b2 कितना है 6 है। सिमिलरली c1/c2, ये कितना है 8/-9। हमें पहले यहां चेक करना है, इसके बाद यहां पे पहुंचना है। अगर यही इक्वल नहीं आए तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो, ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 3 = 6, ये हो रहा है 2 2 = 4, मतलब कि -2। अब 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3, और आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कि इस केस में क्या मिलेगा मुझे, पहले वाले में यूनिक
सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, पहले वाले का आंसर हो गया। अब इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं इसकी। सेकंड इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। इसको चेक करते हैं, ठीक है। चलिए, a1 अपॉन a2 करूंगा तो पहला आया 9 अपॉन 18। b1 अपॉन b2 किया तो कितना आया 3 अपॉन 6। अब पहले हमें इनमें चेक करना है, अगर ये इक्वल आए तो ही थर्ड कंडीशन चेक करनी है, अदरवाइज यहीं पे एंड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल कर लेते हैं पहले। 9 1 9 हो जाएगा, ये 9 2 18 हो गया, 3 1 3 3 2 6, और जी हाँ बिल्कुल इक्वल आ रहा है 1/2 1/2। मतलब कि अब हम आगे चेक करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है, यूनिक होता तो पहला ही वाला केस नॉट इक्वल आ जाता। तीसरा केस चेक करेंगे तो 12/24, ये भी देखो 12 1 12 12 2 होता है 24, और तीसरा भी इक्वल आ गया। तो जब तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं तो उस केस में क्या मिलता है, कोइंसिडेंट लाइंस। मतलब कि इन लाइंस का यूज करके, इन इक्वेशन का यूज करके जब आप लाइन बनाएंगे तो लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिले जाएंगे आपको सेकंड वाले केस में। और इसी तरह से आप इसका थर्ड वाला पार्ट भी करके देख लेना, उसमें आप फिर देख लेना क्या आ रहा है। वैसे 2 1 चेक कर लेना आप इसको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसी तरह से ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तीसरा वाला भी यही बोल रहा है कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी निकालनी है। अच्छा देखो, अगर मैं इन दोनों क्वेश्चंस की बात करूं कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की मैंने क्या बताया था कि जिसमें भी आपको सॉल्यूशन मिले, जो भी इक्वेशन आपको सॉल्यूशन दे, वो सारी के सारे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाते हैं। और जिसमें आपको इक्वेशन में सॉल्यूशन नहीं मिलता, मतलब नो सॉल्यूशन मिलता है, तो वो इनकंसिस्टेंट केस आते हैं। और यहां पे देखो, इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, इसमें कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो दोनों ही केस मुझे सॉल्यूशन तो मिल रहे हैं ना। तो ये वाला भी मेरा कौन सा केस हो जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और ये वाला भी मेरा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में 5 इक्वेशंस दी हुई हैं, 5 अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं। तो आप ये खुद से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे इसमें पांचों में ही आपको यही काम करना है, मतलब कंसिस्टेंट निकालना है, इनकंसिस्टेंट निकालना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको ये रेशियोज चेक करने पड़ेंगे। रेशियोज के लिए आपको इनके कोएफिशिएंट्स का रेशियोज निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि क्या आ रहा है। यूनिक सॉल्यूशन आप ये कर चुके हैं हम पहले, तो ये आप करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह पार्ट जो है वो चालू करेंगे, और इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में हम फिनिश कर लेंगे। आज की क्लास में मेरा इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, गुड बाय।